हेलो चैंपियंस, मैं हूं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग डिजी स्टडी चैनल विच मीन्स डिजिटली स्टडिंग। तो आज हम लोग नेटवर्क के कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे और वो टॉपिक्स हैं ब्रिजेस, लैडर सर्किट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स एक्सेट्रा एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ C और इस पॉइंट को नाम दे दूँ D, तो C से D तक जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। C से D तक जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास, जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक ऊपर से और एक ये नीचे से, और इन रास्तों को एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहा है G। ठीक है, अगर ऐसा सर्किट है तो इस सर्किट को हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर इस सर्किट में P/Q = R/S, या फिर ऐसे समझ लो कि अपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इक्वल है। अपोजिट रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? P और S अपोजिट हैं, Q और R अपोजिट है। तो अगर PS = QR, PS = QR या फिर P/Q = R/S, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। और उस कंडीशन में हम इस बीच वाले रेजिस्टर को काट कर फेंक देंगे, क्योंकि Ig = 0 हो जाएगा, विच मीन्स ओपन सर्किट। VA = VB करके भी, शॉर्ट सर्किट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उस केस में भी सेम आंसर आएगा, बट वी हैव टू लर्न दिस मेथड, क्योंकि अगर काट कर फेंकना सीख गए तो सर्किट्स के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। इन सभी सर्किट्स में हम कुछ ना कुछ यूजलेस चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हाईलाइटेड सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। अब अगर हमसे इस रजिस्टर के आगे कनेक्टेड सर्किट में कोई भी पैरामीटर पूछा जाएगा, इस रजिस्टर के आगे कनेक्टेड सर्किट में कोई भी पैरामीटर पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम इस रजिस्टर को काट के फेंक देंगे। ओके, दैट मीन्स वी कैन रिमूव दिस रजिस्टर। इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन द पैरामीटर्स कनेक्टेड, पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट कनेक्टेड अहेड ऑफ इट। ओके, इस रेजिस्टेंस में जो भी करंट जाएगा वो ये वोल्टेज सोर्स ही गवर्न करेगा, और अगर वोल्टेज सोर्स या रेजिस्टर, इस रेजिस्टर का कोई पैरामीटर पूछा जाएगा तभी इस रेजिस्टर का रोल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिमिलरली इस वाले सर्किट में हम इस रेजिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से इस वाले सर्किट में इस करंट सोर्स को और इस वाले सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन के अंदर हमने इस रजिस्टर को काट कर फेंक दिया, तो इस सर्किट के अंदर अब कुछ बचा ही नहीं। P और R सीरीज़ में हो जाएंगे और Q और S सीरीज़ में हो जाएंगे, और वो दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे और सर्किट सॉल्व हो जाएगा। तो अब अगले ब्रिज पर मूव करने के पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। इस क्वेश्चन में हमसे V0 वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। V0 इज द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो देखने में तो ये सर्किट काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सारे यूजलेस पैरामीटर्स को काट कर अलग कर सकते हो। लाइक -j5 ओम को आपने अलग कर दिया, 10 एट एन एंगल 30 वाले करंट सोर्स को आपने काट कर अलग कर दिया, J6 ओम्स को भी आपने अलग कर दिया, बिकॉज ये तीनों 30 एट एन एंगल 45 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगे हुए हैं, और हमसे पूछा जा रहा है 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। और ये 3 ओम रजिस्टर इन तीनों के ही आगे के सर्किट में कनेक्टेड है। तो ये तीनों कोई भी पैरामीटर यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हम इन तीनों को काट कर अलग कर सकते हैं। यूजलेस सर्किट एलिमेंट्स को हटाने के बाद इस सर्किट में अब कुछ बचेगा ही नहीं, और आपको 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज
बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। You can directly find out the current and then multiply it with 3 ohms resistor, or you can also use voltage division. You'll get the answer 18 at an angle of 45 degree. अब अगला है inverted bridge। इस ब्रिज में अपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपोजिट रेजिस्टेंसेस खुद ही इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पर R1 and R1 and R2 and R2 अपोजिट रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी C से D तक जाने के 2 रास्ते हैं और उन रास्तों को एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रहा है विच इज़ R3, बट यहाँ पर अपोजिट रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, ना कि उनका प्रोडक्ट इक्वल है। तो इसे हम बोलेंगे इन्वर्टेड ब्रिज। इस ब्रिज के अंदर जो भी रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं उनसे सेम करंट फ्लो होगा, जैसे R1 वाले रेजिस्टेंसेस में I1 करंट फ्लो हो रहा है और R2 में I-I1 करंट जाएगा। उसके बाद आप इस नोड पर नोडल एनालिसिस लगाकर बाकी कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे इन्फिनाइट लैडर को सॉल्व करना। इन्फिनाइट लैडर सर्किट में हमें R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो जहाँ से भी सर्किट रिपीट करना लगे, जैसे यहाँ पे R1 R2 अगेन R1, तो जहाँ से भी सर्किट रिपीट करने लगे वहाँ से सर्किट को काट कर फेंक दो। वो सर्किट यूजलेस है, उसको हटा करके उसकी जगह पे हम R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इस यूजलेस सर्किट को काट कर हमने उसकी जगह R इक्विवेलेंट लिख दिया, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर -1 भी करोगे तब भी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। हमने सिर्फ ये एक -1 किया था, इतना एक रिपीटिंग पोर्शन में से एक हटाया था, उसके बाद भी बाकी का पूरा R इक्विवेलेंट ही रहेगा। तो अब हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट इन पैरेलल विथ R2 एंड इन सीरीज विथ R1। ठीक है, R इक्विवेलेंट R2 पैरेलल में और उनका रिजल्टेंट R1 के साथ सीरीज में होगा। इसको सॉल्व करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके 2 आंसर आएंगे R इक्विवेलेंट के, जिसमें से एक एक्सेप्टेबल होगा और एक नॉट एक्सेप्टेबल। अब इन्फिनाइट लैडर के बाद एक इन्फिनाइट ग्रिड का कॉन्सेप्ट आता है जो आपके लिए होमवर्क है, आपको ये स्टडी करना है। इसका क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। टेस्ट डेली कंडक्ट होना चालू हो चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम सीखेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, ध्यान से उसे सुनिएगा। द पॉइंट्स existing on a single wire will have same potential, or 2 points having same potential can be connected with a single wire। ठीक है, जो भी पॉइंट्स एक वायर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ C, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा C, क्योंकि ये दोनों एक ही सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं। अगर मैं इस पॉइंट को D बोल दूँ तो ये पॉइंट भी हो जाएगा D, एंड वी कैन रिड्यूस दिस सर्किट टू दिस सर्किट। A और C के बीच में एक रेजिस्टर है, वो यहाँ पे आ गया। C और D के बीच में ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, और फिर से C और D के बीच में ये तीसरा रेजिस्टर। तो ये तीनों रेजिस्टर C और D के बीच में हैं, तो ये पैरेलल में आ गए। और फिर D और B के बीच में एक रेजिस्टर जो यहाँ पर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का, कि जो पॉइंट्स सिंगल वायर से कनेक्टेड हैं उनका सेम पोटेंशियल होगा, या जो पॉइंट्स आइडेंटिकल लोकेशंस पर हैं विद रिस्पेक्ट टू अ टर्मिनल उनका सेम पोटेंशियल होगा। जैसे यहाँ पर A टर्मिनल के रिस्पेक्ट में E, C एंड B आर एट आइडेंटिकल लोकेशंस, तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। और F, H और D
वो भी आइडेंटिकल लोकेशंस पे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए टर्मिनल, तो उनका पोटेंशियल भी सेम होगा। मीन्स ई सी एंड बी आर इक्विपोटेंशियल एंड एफ एच एंड डी आर equipotential. So we can draw the circuit like this, and RAG will come out to be 5/6 R. RAG जो कि बॉडी डायगोनल है वो निकल के आएगा 5/6 R. RAH which is the face diagonal वो आएगा 3/4 R, and RAB which is the side that will come out to be 7/12 R. सिर्फ ये 3 केसेस ही होते हैं और इन्हें याद करने के लिए आप याद भी रख सकते हो इन्हें, बहुत सिंपल है याद रखना। देखो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तो इस क्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? बॉडी डायगोनल की, AG की, ठीक है। RAG सबसे बड़ा होगा, ठीक है। RAG बॉडी डायगोनल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद लेंथ कौन सी बड़ी है? फेस डायगोनल की, ठीक है। फेस डायगोनल मींस AH, तो उसके बाद फेस डायगोनल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा अपना साइड मींस AB यू कैन से, ठीक है, AB। तो 5/6 होता है अराउंड 0.8, दैट वुड बी ग्रेटर दैन 3/4 0.75 होता है, और 7/12 वुड बी अराउंड 0.5, ठीक है। तो सबसे बड़ा 5/6 R, देन 3R/4, देन 7R/12, ठीक। तो बॉडी डायगोनल हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस 5/6 R, फेस डायगोनल हो जाएगा अपना 3R/4, एंड साइड का रेजिस्टेंस हो जाएगा 7/12 R। ये तीन ही वैल्यू होती हैं और बहुत आसान है इन्हें याद रखना, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रेजिस्टर, इंडक्टर एंड इम्पीडेंस दे फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। फॉर effective resistance calculation, resistor, inductor and impedance they follow the same pattern, and capacitor, admittance and conductance they follow the same pattern। तो इस सर्किट में अगर मैं इस रेजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा दूं, कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दूं हर ब्रांच में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देना है। इन वैल्यूज़ का 5/6 R, 3R/4 एंड 7R/12 का रेसिप्रोकल कर देना है कैपेसिटेंस, एडमिटेंस एंड कंडक्टेंस के केस में। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 6/5C, ठीक है। कैपेसिटेंस हो जाएगा 6/5C अपने बॉडी डायगोनल का, ठीक है। फेस डायगोनल का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4/3C एंड साइड का कैपेसिटेंस हो जाएगा 12/7C। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ या थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड टास्क फॉर यू। तो अब हम चलते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ। स्टार और डेल्टा क्या है? ये कुछ भी नहीं है बल्कि 3 फेज़ वाइंडिंग्स को कनेक्ट करने के तरीके हैं। 3 फेज़ वाइंडिंग मतलब जिसमें 3 वायर, वो 3 फेज़, सिंगल फेज़ मींस एक वायर। अब आप देख रहे हैं टी कनेक्शन या टी नेटवर्क या फिर स्टार या वाई कनेक्शन। इस कनेक्शन में हर रेजिस्टर के एक एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है और इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल। अब इन कनेक्शंस के अंदर लाइन करंट, लाइन वोल्टेजेस, फेज करंट एंड फेज वोल्टेजेस, इन क्वांटिटीज़ के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ोगे 3 फेज सिस्टम्स एंड पावर सिस्टम्स के अंदर। हमें अभी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब है, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज़ द पाई नेटवर्क और डेल्टा कनेक्शन। इसमें हर रेजिस्टर का स्टार्टिंग एंड दूसरे के फिनिशिंग एंड के साथ कनेक्टेड है एंड इट विल फॉर्म अ क्लोज्ड कनेक्शन और क्लोज्ड सर्किट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ मोर बैलेंस्ड। तो ये है डेल्टा कनेक्शन। इसको अगर कन्वर्ट करना है स्टार में तो हर नोड के बीच से एक रेजिस्टर निकाल लो
जैसे आर ए और आर बी के बीच से निकला R1, तो R1 की वैल्यू होगी उन दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट जिनके बीच से वो निकल रहा है, मीन्स आर ए एंड आर बी का प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में तो हमेशा तीनों का सम ही आएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सिमिलरली R2 वुड बी आर बी इंटू आर सी, बिकॉज R2 जो है वो आर बी और आर सी के बीच में है, सो आर बी इंटू आर सी, और डिनोमिनेटर में तो हमेशा तीनों का सम ही आएगा। अगर हम रेजिस्टर्स की जगह कैपेसिटर्स लगा दें डेल्टा कनेक्शन में और उसको हमें स्टार में कन्वर्ट करना है तो भी सेम प्रोसीजर रहेगा, बस हर जगह हर चीज़ का रेसिप्रोकल लिखना है, ठीक है। जैसे R1 की जगह यहाँ पे 1/C1 आ गया, ठीक, RA RB की जगह 1/CA 1/CB आ गया, और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म का रेसिप्रोकल हो गया है। तो हर टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिख दो, फॉर्मूला सेम है, बस रेसिप्रोकल कर देना है हर टर्म का। और जैसा कि हम पहले हमेशा से देखते आ रहे हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड इम्पिडेंस ये तीनों सेम तरीके से ही चलेंगे। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड इम्पिडेंस, इनके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम होगा, और कैपेसिटर, कंडक्टेंस और एडमिटेंस ये तीनों एक जैसे चलेंगे, इनके फॉर्मूले सेम होंगे। अब अगर हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है तो न्यूमरेटर हर फॉर्मूले में सेम रहेगा, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ब्रांचेस विथ ईच अदर। R1 R2 R2 R3 R1, दैट इज़ रॉन्ग, यहाँ पे गलती से गलत लिख दिया है, ये होगा R1 R3, ओके, यस, R1 R2 R2 R3 एंड R1 R3, दिस इज द मिस्टेक हियर, प्लीज़ नोट। एंड डिनोमिनेटर में वो वाली टर्म आएगी जो उस रेजिस्टर के ऑपोजिट होगी, मीन्स अगर हम RA कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें डिनोमिनेटर में R2 आएगा, क्योंकि R2 जो है वो RA के ऑपोजिट है। सिमिलरली कैपेसिटर्स के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, बस हर टर्म का रेसिप्रोकल लिख देना है। जैसे कि 1/CA वुड बी 1/C1 इंटू C2 प्लस 1/C2 इंटू C3 प्लस 1/C1 इंटू C3, यहाँ पे सही लिखा है अपॉन 1/C2, फॉर्मूला इज सेम, बस हर टर्म को रेसिप्रोकेट करके लिख दिया है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दे दिया है, बट मैं आप लोगों को दो और चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो दो पार्ट्स में हो सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप पहले स्टार डेल्टा सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको ब्रिज नज़र आ सकता है, स्टार डेल्टा सॉल्व करने के बाद आपको ब्रिज मिलेगा, तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा ये कि अगर स्टार डेल्टा के अंदर, दूसरी बात ये है कि स्टार डेल्टा के अंदर अगर सेम रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं या सेम इम्पिडेंसेस या सेम कैपेसिटेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज दिस इज़ द स्टार 2 4 3, इसमें 4 3 की जगह बाकी भी 2 2 ओम्स के ही रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर है स्टार या डेल्टा के अंदर। तो ऐसे स्टार को जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा स्टार कनेक्शन जिसमें सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगे हैं, उसको जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा में डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी 3R, ठीक है, 3 टाइम्स। अगर 2 ओम्स के लगे हैं स्टार में तो डेल्टा में हो जाएंगे 6 के। सिंपल, वाइसा वर्सा भी ट्रू है, डेल्टा से जाओगे स्टार में तो 6 वाले 2 के हो जाएंगे, ठीक। और कैपेसिटेंस के लिए तो उल्टा चलेगा, आपको हमेशा से पता ही है, RLC एक जैसे चलते हैं, कैपेसिटेंस कंडक्टेंस एंड एडमिटेंस एक जैसे चलते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो स्टार से डेल्टा जाने पे 3R हो जाएगा, इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो स्टार से डेल्टा जाने में C/3 हो जाएगा, ठीक है। दिस यू कैन रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो यूजफुल, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B, ठीक है, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हम सिंपली अंदर जो स्टार नेटवर्क हमें दिख रहा है उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। इस स्टार को अपन डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इस स्टार को अपन डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे सर्किट में ही बना के आप देख सकते हैं, ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, और साफ से भी अभी हम बना लेंगे इसको। तो इस अंदर वाले स्टार को जब हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे तो 6 ओम और ये पैरेलल में हो जाएंगे, 15 ओम और ये पैरेलल में हो जाएगा रेड वाला, और 10 ओम और ये पैरेलल में हो जाएगा। उसके बाद
चलो साफ से बना लिया। तो जब अपन अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो एक रेजिस्टर इस 6 ओम के पैरेलल में आ जाएगा, एक 15 के पैरेलल में आ जाएगा, एक 10 के पैरेलल में आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ अपन स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन अपोजिट वाला रेजिस्टर। तो इस वाले के लिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा। तो R1 R2 करेंगे 2 प्लस 2 4 8 4 3 12 3 2 6 दैट मीन्स 26। ओके, तो इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसके आएगा अपोजिट वाला रजिस्टर विच इज़ 3। ठीक है, तो 26/3 हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 26 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो गया सिंपली 13। ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 26 और डिनोमिनेटर में अपोजिट वाला रजिस्टर जो कि था 4, तो ये हो गया 26/4। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका भी, तो तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद ये दोनों जो हैं वो इन दोनों के साथ सीरीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, आई मीन टू से इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के सीरीज़ में हो जाएगा। ठीक है, और वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट तो सॉल्व कर सकते हो ना, दिस इज़ वेरी इजी। ओके, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपन को मिल जाएगा, जस्ट अ कैलकुलेशन है, एंड यू कैन सॉल्व इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दिस इज़ योर थर्ड टास्क। ओके, तो ये है हमारे इनिशिएटिव डिजी स्टडी ग्रुप के बारे में। तो आपके जो भी टीचर्स हैं, जो भी एडमिन्स हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज इट्स देयर हॉबी। तो आपको अगर हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हों, आपको अगर ज़रा भी बेनिफिट लग रहा हो, ज़रा भी इम्प्रूवमेंट लग रहा हो हमारे एफ़र्ट्स से, तो you can also support us and motivate us by liking this video, by subscribing to our channel. It will really motivate us. Okay, and always feel free to ask any doubts or give any suggestions in the comment section. We'll see you in the next video. Till then, thanks and take care.